अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करते हैं जी थ्योरीज़ की, मैनेजमेंट थ्योरीज़ की। अच्छा, मैनेजमेंट थ्योरीज़ हमारे पास चार तरह की थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले है प्री साइंटिफिक थ्योरीज़, उसके बाद है क्लासिकल एंड साइंटिफिक थ्योरीज़। अच्छा जी, फिर आती हैं जी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज़। अच्छा, उसके बाद है जी बिहेवियरल अप्रोच आप कह सकते हो। उसके बाद है एंड पे जो लास्ट वन है वो है कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है जी। इन थ्योरीज पढ़ने से पहले ज़रा बैकग्राउंड आप ये पढ़ लें इसका, मैनेजमेंट का, कि पहले एंशियंट टाइम्स में क्या होता है। कहता है जी एंशियंट टाइम में भी मैनेजमेंट किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर एग्जिस्ट करती थी। कहता है जी वो कैसे, कहता है प्रूव उसका ये है कि जो ताज महल, इतने इतने बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, आप अगर उनको देखें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो मैनेजमेंट के बगैर ही मतलब वो खुद ही बन गए हों। ठीक है जी, जैसे ताज महल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद जी इजिप्टियन पिरामिड्स हैं। एंड देन कहते हैं उसके अलावा अगर आप एंशियंट वार्स में देखें, जब थाउजेंड्स ऑफ जो ट्रूप्स होते थे, ठीक है जी, वो लड़ते थे आपस में, वो जीत भी जाते थे, तो कहता है वहाँ भी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती थी। कोई ना कोई बंदा डायरेक्ट करता होता था ग्रुप्स को टू मूव फॉरवर्ड, टू डू समथिंग, टू डू अ टास्क। ठीक है जी। तो ये तो बता रहा है वो एंशियंट टाइम में भी, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट किसी ना किसी फॉर्म में थी ज़रूर, चाहे उनको पता ना हो, लेकिन एग्जिस्ट करती थी, वो इसको प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी हमारी पहली थ्योरी की तरफ, जो है प्री साइंटिफिक थ्योरी। पहला फेज़ है जी प्री साइंटिफिक थ्योरी। इसको हम प्रायर टू 1880 भी कहते हैं। ठीक है जी, पीरियड वन है ये। इसमें कहता है जो मैनेजमेंट थी उसमें सोशल कास्ट को प्रेफर किया जाता था, ऑटोक्रेसी थी, मतलब ऑर्डर, अथॉरिटेरियन स्टाइल था, लोग ऑर्डर दिया करते थे। उसके बाद जी फ्यूडल सिस्टम था, मतलब आप कह लें फ्यूडल सिस्टम मतलब वडेरा कल्चर। ठीक है जी, वही गुलामों वाला सारा सिस्टम था। ठीक है जी, गुलाम है, उनको काम करवाया, लगे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, कोई पता नहीं उनको क्या कर रहे हैं वो। उसके बाद कहता है जी नो पार्टिकुलर प्रिंसिपल और रिसर्च, कोई कहता है जी पार्टिकुलर प्रिंसिपल या रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस ऐसे गुलाम बनते जा रहे हैं, उनको काम दिए जा रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। ठीक है जी, कोई रिसर्च नहीं, कोई पार्टिकुलर मतलब प्रिंसिपल नहीं है कि मतलब काम को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं हम, कैसे इसको एफिशिएंट वे में जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद कहता है जी जिसकी वजह से एक वो गुलाम थे, उनको पता था जी हमने करना ही करना है, जितना मर्ज़ी हमें मतलब मिलना वही खाना, दो वक्त की रोटी है। ठीक है जी, ना कोई अलाउंस है, ना कोई बोनस है जो गुलाम। ठीक है, जो लोग, तो फिर वो एस्पिरेशन नहीं थी उनमें, मोटिवेशन नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनके काम में एफिशिएंसी नहीं होती थी। कहता लेकिन उस वक़्त में भी डेवलपमेंट ये थी कि ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सेम काइंड ऑफ वर्क। ये कहता है उसका एक ये आप समझ लेंगे एडवांटेज या बेनिफिट था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक तरह के काम करते थे, बहुत ज़्यादा लोग, वो एक तरह का काम करने की वजह से सेम रिपीटेटिव जो वर्क था वो रोज़ाना के बेस पे जब वो करते थे तो वो मतलब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते थे अपनी फील्ड में। ये थी जी प्री साइंटिफिक थ्योरी, आप पढ़ लें इसको। अच्छा, उसके बाद आती है जी क्लासिकल एंड साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ये जी पीरियड दूसरा पीरियड है जो कि 1880 से लेके 1930 तक चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास हैं 5 थ्योरीज। इसमें 5 थ्योरीज हैं। सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर की है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उसके बाद हैं जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल और लिंडल ओरोइक की। और एंड पे 2 हैं हमारे पास ब्यूरोक्रेसी पे, एक वेबर की ब्यूरोक्रेसी पे थ्योरी है और दूसरी है जी रोज मैरी स्टीवर्ट की ब्यूरोक्रेसी पे। अच्छा, अगर आप इनको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये थ्योरी हरगिज़ आपको याद नहीं होंगी। ठीक है जी, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, आप अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाते हैं और आप अपनी वर्डिंग में भी लिख लो तो कोई इशू नहीं, बस मेन पॉइंट जो हैं
वो सेम होने चाहिए, ठीक है जी। और कंसेप्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको सिनेरियो जो कि देता है वो एग्जामिनर, अक्सर सिनेरियो भी आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकते हो इजीली, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले है एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अच्छा, तो कहता है जी टेलर के 4 प्रिंसिपल्स दिए उसने, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। सबसे पहला उसने कहा जी देयर शुड बी साइंस ऑफ वर्क। कहता है जी साइंस ऑफ वर्क होना चाहिए लाजमी। उसने कहा जी हर काम में साइंस होती है, तो इसका जो आप काम करते हो उसमें भी साइंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप काम को अच्छा बना सकते हो। कहता है जी वो कैसे, वो साइंस क्या है। कहता है साइंस वो वर्क की साइंस ये है कि आप उसको एनालाइज करते हो, उसके मेथड्स को, उसके टाइम्स को, ठीक है जी। कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा। और फिर कहते हैं उसको एनालाइज करके डिवाइड करते हो टास्क को, जो लार्जर टास्क होते हैं उनको स्मॉलर टास्क में, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी आप उस मोस्ट एफिशिएंट वे तलाश करते हो कौन सा है जो इन टास्क को आप जिससे अचीव कर सकते हो। जब एफिशिएंट वे भी आपको पता चल गया, कहता है फिर आप फेयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो कि अच्छा यार ये फेयर लेवल है कि पर डे आपको 500 यूनिट्स बनाने हैं, ये एक फेयर है, ठीक है। जो इससे कम बनाएगा वो मतलब लेस एफिशिएंट है, या वो नहीं इनएफिशिएंट है, वो मतलब अच्छा नहीं होगा। जो इससे ज़्यादा बनाएगा यूनिट्स वो उसको बोनस दिया जाएगा। मतलब फेयर परफॉर्मेंस लेवल पर डे आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 500 यूनिट्स पर वर्कर बनाएगा। अच्छा, कहता है फिर रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली, एंड पे आता है जी रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली। अच्छा, कहता है जी फिर उसको जो आपने सेट किया है एक लेवल परफॉर्मेंस का, अगर उससे कोई बंदा ज़्यादा अचीव करता है तो उसको आप रिवॉर्ड भी ज़्यादा दें, अगर वो कम अचीव करता है रिवॉर्ड भी कम दें। अच्छा, रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली हो गया। उसके बाद है जी साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस नॉट रूल्स ऑफ थम, साइंटिफिकली ट्रेन एम्प्लॉयज इंश्योर मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग आर यूज, डिवाइड वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, पे बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। ये वही बातें जो मैंने बताई हैं, ठीक है जी। एनालाइज हो गया, डिवाइड कर दो, कहता है जी फिर मोस्ट एफिशिएंट वे कौन सा है, फिर फेयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कौन सा है, फिर पे बेस्ड ऑफ रिजल्ट्स मीन रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी उस पर उसके प्रिंसिपल्स थे चार प्रिंसिपल्स हैं उसके ये वाले, ठीक है जी। टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी 4 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स इन साइंटिफिक मैनेजमेंट में से पहला तो हमने पढ़ लिया, शुड बी साइंस ऑफ वर्क। दूसरा कहता है जी वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली। कहता है जो वर्कर जो होते हैं ना एम्प्लॉय, उनको भी आप एम हर बंदे को हायर ना कर लें, उनको भी केयरफुली करें। मतलब जो आपको स्किल रिक्वायर्ड है वो वाला बंदा रखें, जो जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है वो वाला बंदा रखें, जिसके पास एबिलिटी है वो टास्क को अचीव करने की वो वाला बंदा रखें। मतलब स्किल्स, एबिलिटी और ट्रेनिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप वर्कर्स को हायर करें। दूसरा था, तीसरे नंबर पर उसने कहा जी फिर ये जो आपने जो एक साइंस बनाई है वर्क की, उसको और जो आपने वर्कर्स हायर किए हैं उन एम्प्लॉयज़ को आप इकट्ठा करें, ठीक है जी, फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। साइंस एंड सेलेक्टेड वर्कर्स शुड बी ब्रॉट टुगेदर टू अचीव टास्क इन एन एफिशिएंट वे एंड टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, ठीक है जी। एंड पे आता है जी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। द लास्ट वन है इसका रूल्स या प्रिंसिपल टेलर ने जो बताया, उसने कहा जी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। कहता है बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, ये ना हो आप मैनेजर मतलब एक हुक्म दे दिया तो फिर वर्कर्स किए जा रहे हैं, ठीक है जी। कहता है जी एक इक्वल डिवीजन हो वर्कर की। अगर वर्कर जो है प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहे हैं तो मैनेजर को भी चाहिए कि वो नए से नए वो तलाश करें, आइडियाज़ तलाश करें, उनके लिए अच्छी उनकी डायरेक्शन दें उनको, ठीक है जी। देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड मैनेजर शुड ऑपरेट क्लोजली टुगेदर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो दोनों में। अब ये तो थी एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी थी, साइंटिफिक थ्योरी। अब उस पर क्रिटिसिज्म आया, मतलब लोगों ने कहा जी कि क्या आपने साइंस ऑफ वर्क कैसे होती है, ऐसे वैसे लोगों ने कहा जी ये क्रिटिसिज्म उन्होंने ये दिया कि ये ठीक नहीं है थ्योरी। क्यों ठीक नहीं है? उन्होंने कहा जी ये डल, रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस वर्क है। मतलब एक तरह का काम बार बार आप करते जाओ रोज़ाना की बेस पे। कहते हैं इससे क्या होता है जी, जो एम्प्लॉई हैं आपके वो
थक जाते हैं, ठीक है जी, वो उकता जाते हैं। और दूसरे नंबर पे कहता है जी स्मॉल, जो डिवाइड करता था ना ये लार्ज टास्क को, इसने कहा जी स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो। कहता है उसकी वजह से जो एम्प्लॉइज़ थे उनका जो मोरल था वो डाउन हो गया, ठीक है, वो डिमोरलाइज हो गए ड्यू टू स्मॉल टास्क, जिसकी वजह से काम की एफिशिएंसी कम हो गई। ये इसका क्रिटिसिज्म था इस पे एफ.डब्ल्यू. टेलर पे, ठीक है जी। उसके बाद आती है जी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास ये तीसरा दूसरा ही पीरियड है, उसका आगे पार्ट है। इसमें कहता है जी मैनेजमेंट डिपेंड करती थी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पे और एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड स्टडीज़ पे। इसमें सबसे पहले है जी हेनरी फ्योल आप कह लें। अच्छा, हेनरी फ्योल ने हमें बताया जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसने कहा जी सबसे पहले 5 टास्क हैं जो मेन हैं मैनेजमेंट के। देयर आर 5 मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से वो टास्क हैं? अच्छा जी, सबसे पहले कहता है जी प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कमांडिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है एंड देन कंट्रोलिंग है। उसके बाद कहता है इन टास्क को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, 13 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज्ड बाय हेनरी फ्योल। अच्छा, अब इनको एक आसान तरीका है इसको याद करने का, वो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, दादू CI×U, DADUSEEICROSSU, दादू CI×U। ये इसको याद करने का तरीका है, आप मतलब टोटका समझ लें। अच्छा, दादू डिवीजन ऑफ वर्क कहता है जी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करती है आउटपुट को बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट। मतलब वही एक्सपर्ट हो जाता है बंदा जब एक तरह का काम करता है, ठीक है जी, तो वो स्पेशलाइजेशन आ जाती है उसमें। अथॉरिटी कहता है मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर एंड अथॉरिटी गिव्स देम द राइट। कहता है मैनेजर इस काबिल हों कि वो ऑर्डर दे सकें और जो एंड अथॉरिटी गिव्स देम द राइट दिस राइट, और उनकी जो अथॉरिटी है वो उनको मतलब वो इस अहल हों और उसका अथॉरिटी भी उनको अलाउ करती हो कि आप ऑर्डर दे सको। कहता है डिसिप्लिन है मैनेजमेंट के। उसके बाद कहता है डिसिप्लिन में एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि वो फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशन को। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। कहता है एक बंदा हो सुपीरियर, ये ना हो कि 4 बंदे सुपीरियर, एक उधर को खींच रहा है एक उधर को खींच रहा है। मतलब एम्प्लॉयज़ को पता हो कि एक बंदा है, हमने इसकी बात माननी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। कहता है जो टीम है या वर्कर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी एक हो। मतलब एक सुपीरियर तो हो ही हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन लोगों की जो काम कर रहे हैं वो भी एक हो। ये ना हो कि उनमें ग्रुप्स बन जाएं, ठीक है जी, कोई ग्रुप कह रहा है हमने ये करना है, कोई कह रहा है ये करना है। कहता है नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड भी हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी हो। यूनिटी ऑफ कमांड है उसके बॉस के या आप कह लें लीडर के या मैनेजर के पर्सपेक्टिव से, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है टीम के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, उसके बाद कहता है जी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। कहता है अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सबऑर्डिनेट है जो टीम मेंबर है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ग्रुप पूरे के या पूरी टीम के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे उस इंडिविजुअल को तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन बाकी पूरी टीम को नुकसान हो रहा है, कहता है वो भी नहीं ठीक है जी। इसलिए आप सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए, सब ऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर वो जो सब ऑर्डिनेट है उसका इंटरेस्ट को भी सब ऑर्डिनेट होना चाहिए। ये ना हो कि वो है तो सब ऑर्डिनेट मतलब ठीक है टीम में, लेकिन उसका इंटरेस्ट इतना हैवी है या ज़्यादा है कि वो बाकी सबको इग्नोर कर दे। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अच्छा, आगे यार रिम्यूनरेशन कहता है उनको फेयर, उनको रिवार्ड देना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन है और डिसीजन मेकिंग में कहता है उनकी कितनी पार्टिसिपेशन है ये बताती है सेंट्रलाइजेशन, कितने क्लोज हैं वो डिसीजन मेकिंग के। उसके बाद स्केलर चेन है। स्केलर चेन में कहता है लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक्स इज़ द स्केलर चेन। मतलब जो हायरार्की है उसको स्केलर चेन कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर है,
पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एंड, मतलब यहाँ पे ऑर्डर से मुराद ली गई है कि तरतीब जो होती है, ठीक है जी, सफाई सुथराई हो, मतलब राइट प्लेस पे राइट बंदा काम कर रहा हो एक सीक्वेंस के साथ। इक्विटी है, मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। कहता है मैनेजमेंट को चाहिए पीपल पर्सन हो, सिर्फ ऑर्डर ही ना दें, वो इंसान बंदे के पुत्र भी हों, ठीक है। उसके बाद कहता है जी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसी। कहता है मैनेजमेंट को चाहिए इंश्योर करे वो कि अगर कोई वैकेंसी खाली भी हो तो उसको एक मुकम्मल मैकेनिज़्म ऑलरेडी उन्होंने प्लान किया हो, ठीक है जी, इसको कैसे फिलअप करना है ताकि जो काम है वो ना रुके। इनिशिएटिव है, एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स। कहता है इनिशिएटिव भी होना चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एम्प्लॉयज़ को इतनी तो इजाज़त दे दे कि अगर कोई वो देख रहे हैं कि किसी काम में ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है तो वो उसको कर सकते हैं हों, ठीक है जी, इनिशिएट कर सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो। कहता है इससे वो क्या होगा, अगर आप उनको इनिशिएटिव लेने की इजाज़त दोगे तो ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे, उनका मोटिवेशन और मोरल लेवल हाई होगा। अच्छा, उसके बाद कहता है जी एस्पिरिट दी कॉप्स। कहता है प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगर आप टीम स्पिरिट होगा, सब सलूक से रहेंगे विद इन टीम, ठीक है जी, तो उससे कहता है हार्मनी बढ़ेगी, यूनिटी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगी। ये थे जी इसके दादू सी आई क्रॉस यू हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है जी ये नीचे मैनेजमेंट फंक्शन इन टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वही जो उसने ऊपर बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, ठीक है जी, कंट्रोलिंग, ये आप पढ़ लें नीचे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिंडल उर्विक, ये भी वही है तकरीबन हेनरी फ्यूल जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसकी आप याद करने का तरीका जी बैड क्रॉस, मतलब BAD बैड, 3 दफ़ा C है C3, उसके बाद है ROSS। आप जब पढ़ेंगे तो बैड क्रॉस C को आप थोड़ा ऐसे करें तो फिर आपको वहाँ पे जब पॉज लेंगे तो याद आ जाएगा कि 3 मरतबा, ठीक है, बैड क्रॉस। अच्छा, इसके भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसने बताया, इसमें इसने बताया जी सबसे पहले इसने कहा जी होना चाहिए हमारे पास बैड क्रॉस में बैलेंस, इसने कहा जी सबसे पहले होना चाहिए। याद करने का तरीका बैड क्रॉस कर लें, ठीक है जी, वैसे जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ से वैसे पढ़ लें। कहता है जी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, एक हर बंदा एक कन्फाइंड वे के में काम करे, उसको पता हो मैंने क्या करना है, रोज़ाना अगर एक काम करेगा एक्सपर्ट हो जाएगा अपनी फील्ड में। कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए कहता है जी। उसके बाद अथॉरिटी कहता है वही जो ऊपर पढ़ा था हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्ट करे ऑफ द सबऑर्डिनेट इज़ एब्सोल्यूट। डेफिनेशन कहता है हर एक काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर बंदे की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंस हो, कहता है पोजीशन इन एवरी पोजीशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी शुड कॉरस्पॉन्ड, ठीक है जी। कहता है जिसके पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल भी वही बंदा हो, अगर पूछा जाए तो वही जवाब दे जो उसका अथॉरिटी या अहल था। स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कहता है जी ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि आपके नीचे कितने सबऑर्डिनेट है काम कर रहे हैं, ठीक है जी, आपकी टीम में, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब कहता है जी स्पैन ऑफ कंट्रोल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4-5 से ज़्यादा ना हो। उसके बाद है बैलेंस, कहता है बैलेंस होना चाहिए सब में। कंटिन्यूटी है, रीऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस इन एवरी अंडरटेकिंग, स्पेसिफिक प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इट। अच्छा, ये थी जी लिंडल और का बैड क्रॉस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे पास 2 थ्योरीज रहती हैं इस दूसरे फेज़ की, जिसमें टोटल 5 थ्योरीज थी, क्लासिकल एंड साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है जी। पहले हमने पढ़ी FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की, फिर हमने पढ़ी जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल और लिंडल उर्विक। अब है जी ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी पे 2 बंदे थे, मतलब एक बंदा और एक औरत। पहला बंदा था जी वेबर और दूसरी बीबी थी, उसका नाम था रोज़ मैरी स्टीवर्ट,
ठीक है जी। अब वेबर साहब आए, उन्होंने कहा जी कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी की। German sociologist who studied the growth in the number, size, power, large bureaucratic organization, he suggested that bureaucracy provides an organized structure in which human activities rationalized and coordinated. अच्छा, उसने कहा जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा स्ट्रक्चर देती है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो और रैशनलाइज कर सकते हो। फिर आगे उसने मेन उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई। उसने कहा जी सबसे पहले हायरार्की एंड अथॉरिटी होनी चाहिए। हायरार्की में कहता है जी आप डायरेक्शन आए ऊपर से नीचे, और जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे से ऊपर जाए, मतलब डायरेक्शन टॉप टू बॉटम, और मतलब ऑर्डर है कोई, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करे बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक। उसके बाद उसने कहा जी इम्पर्सनल एंड इम्पार्शल होना चाहिए। रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल्स की हो, अगर कोई बंदा इसके अहल है तो उसकी प्रमोशन करनी चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर हो अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अच्छा, इस पे वेबर पे आया जी क्रिटिसिज्म। उसने कहा जी ब्यूरोक्रेसी तो ठीक है, काम को अच्छा बना देती है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में, लेकिन कहता है जी यहाँ पे रेड टेपिज्म आ जाता है। उसके बाद पेन पुशिंग आ जाता है, सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क आ जाता है। जब आप हर बंदे को रूल्स एंड रेगुलेशन दे दे के डिक्टेट करते हो, वो उनकी सोल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरे नंबर पे पेन पुशिंग रेड टेप है, रिश्वत जब आप लेते हो, सफार जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाता है सारा काम। जैसे आप गवर्नमेंट के देखते हो सारी पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी बनाती है, ठीक है जी। तो कहता है जब आप रिश्वत आम हो जाती है, पेन पुशिंग होती है, मतलब अपनी मर्ज़ी का काम करवा लिया आपने, तो कहता है वो जो एक सोल होती है ज़मीर बंदे का मर जाता है, सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क है। अच्छा, उसके बाद है जी ये वेबर्स की आइडियल ब्यूरोक्रेसी आई है, चाहे उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है जी, डायग्राम है एक। हाँ, उसके बाद है जी रोज़ मैरी स्टीवर्ट ऑन ब्यूरोक्रेसी। इसने भी वही वेबर वाली बातें की हैं ज़्यादातर, लेकिन इसने ज़रा आसान लफ्ज़ों में इसने कहा जी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल पे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल आ भी जाए चला भी जाए उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्टीन्यूटीज है जो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, उसको चलता रहना चाहिए स्पेशलाइजेशन में, ठीक है जी। मतलब एक अगर गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद उसने कहा जी हायरार्की ऑफ अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए, डिस्टिंक्शन हो बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स पता हो। उसके बाद अ सिस्टम ऑफ रूल्स हो और इम्पर्सनल हो, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास दूसरा फेज़ भी हो गया। अब तीसरा फेज़ है इसके बाद, उसका फेज़ का नाम है जी न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी और बिहेवियरल अप्रोच। ये चलता है जी 1930 से लेके 1950 तक। अच्छा, अब इस पीरियड में हमारे पास थ्योरीज हैं। एक एल्टन में हो, उसके बाद मैकग्रेगर है, देन विलियम ओची है। ये 3 थ्योरीज हैं इस पीरियड में, ठीक है जी। कहता है जी एल्टन म्यो ने क्या किया, ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आपने पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जस्ट रीडिंग इसकी, ठीक है जी, इतनी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है ये। अच्छा, ये बैकग्राउंड है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये जस्ट रीडिंग आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना तो अपना आप ही पढ़ें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें आता है सबसे पहले एल्टन म्यो। कहता है जी एल्टन म्यो एक साइंसदान था, थ्योरिस्ट था, इंजीनियर था, हार्वर्ड प्रोफेसर था। उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो बिहेवियरल अप्रोच उसने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया जी, इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया, उसने उनकी वर्किंग कंडीशंस को वेरी किया। कहता है जब वेरी करता है ना वो वर्किंग कंडीशंस को, तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए। उसमें क्या देखा उसने कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इवन कंडीशंस चेंज्ड, ठीक है।
कि मतलब जो लोग पहले काम कर रहे थे बाद में भी वैसा ही काम कर रहे हैं। कहता है जी कंडीशन लोग पहले लोगों का एक तासर था कि कंडीशंस बड़ा इनको अफेक्ट करती हैं कि मतलब आप एसी लगा दो, वहाँ पे सफाई सुथराई रखो, ठीक है, ऐसा ऐसा काम कर दो तो वो काम अच्छा होगा। कहता है लेकिन उसने क्या किया, उसने कंडीशन को चेंज करके भी देखा तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही थी। जहाँ से कहता है जी उसने एक रीजंस बताई कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ क्यों कर रही है। उसने कहा जी एक तो मोटिवेशन है इन वर्कर्स की और कमिटमेंट है। दूसरे नंबर पे इनका रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय का विद देयर मैनेजमेंट। और तीसरा है इनका इंडिविजुअल एम्प्लॉय का विद देयर वर्क। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है इनका और इनकी मोटिवेशन और कमिटमेंट बहुत अच्छी है। ये उसने नतीजा निकाला। अब इस नतीजे की बेस पे उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए। उसने कहा जी पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्क है सोशल वैल्यू फॉर वर्कर्स। कहता है जी जो काम है ना वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं आते वो लोग, पैसा तो मिलता ही मिलता है, उनको सोशल वैल्यू भी है उनकी। मतलब इनको एक दिली सुकून भी मिलता है काम करने से, ठीक है। अच्छा, कहता है दिली सुकून भी मिलता है। उसके बाद उसने कहा जी अच्छा जी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, एल्टन में आया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने रीजंस बताई कि मोटिवेशन रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। उसने बात उसने यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स बताए। उसने कहा जी सबसे पहला आर्गूमेंट ये है कि वर्क है सोशल वैल्यू फॉर वर्कर्स। दूसरा ये है कि इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट हैं टू अफेक्ट एटीट्यूड्स। लोगों का जो बिहेवियर है उनमें जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। मतलब उसके बाद है जी सेल्फ एस्टीम ऑफ वर्कर्स। कहता है जो एक उसका खुद एतमादी है ना, सेल्फ एस्टीम है या ज़मीर है उसका वर्कर का, वो भी कहता है प्रोडक्टिविटी को चेंज करता है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है, कहता है किस पे, सिक्योरिटी पे, रिकग्निशन पे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स पे। मोटिवेशन है वो डिपेंड करती है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और उसके बाद कहता है जी इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखे वर्कर्स के बिटवीन, ठीक है जी। और उसके अलावा पीपल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए कि लोगों को प्यार से डील करें, हर वक्त ऑर्डर दे दे के उनकी सोल को डिस्ट्रॉय ना करते हैं, ठीक है जी। वो इतना आप हुक्म देते जा रहे हो, ठीक है जी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय काम नहीं करते। फिर वो काम तो करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं होती इतनी ज़्यादा। वो आते हैं करके चले जाते हैं, उनको कोई एक अपनापन जो होता है ना, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो उनको फील नहीं होती। अच्छा, इसका एल्टन मेयो का सारा जो मेन इसका थीम है वो यही है कि आप सैलरी भी देते हो उनको, ठीक है जी, काम भी करवाते हो, लेकिन इसने कहा जी उनको आप इंसानों की तरह ट्रीट करो, एक इमोशनल फीलिंग्स लेके आओ, वो उसके साथ लेके उन वर्कर्स को चलो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो एक अपनापन उनको महसूस होगा, यार नहीं ये बंदा अच्छा है, ठीक है, हमारा अपना ये अदारा है। वो ऐसे नहीं समझेंगे कि मतलब ये मालिक का है और हमने बस तनख्वाह लेनी है, नहीं, वो कहेंगे जी ये हमारा अपना अदारा है, हमने काम करना है यहाँ पे। अगर हमें सैलरी मिलती है तो इनको भी हमने फ़ायदा देना है जो हमें सैलरी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने दो थ्योरीज दी, एक्स और वाई। एक्स वाई थ्योरीज दी मैकग्रेगर ने। अच्छा,
मैकग्रेगर ने दो थ्योरीज दी। उसने कहा जी दो अप्रोचेस हैं पीपल्स को मैनेज करने के लिए या एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए। पहली अप्रोच उसने कहा जी थ्योरी एक्स है, जिसमें अथॉरिटेरियन स्टाइल के लोग होते हैं, और दूसरी अप्रोच है थ्योरी वाई, जिसमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल के लोग होते हैं। अच्छा, ये इसमें पीपल्स या जो पर्सनस हैं या टीम है या एम्प्लॉयज़ है उनकी बात बता रहा है। ठीक कहता है जी दो तरह के लोग होते हैं या दो तरह की अप्रोचेस होती हैं लोगों की। पहली एक्स है, दूसरी वाई है। एक्स में क्या करते हैं जी, एक्स में कहता है जी एवरेज पीपल होते हैं ये, डिसलाइक वर्क, विल अवॉइड इफ़ पॉसिबल। ये काम को पहले नंबर पे तो पसंद ही नहीं करते, दूसरे नंबर पे अगर काम मिल भी जाए तो वो ये जितना मुमकिन हो सके उसको अवॉइड करते हैं, मतलब फुल लेज़ी किस्म के लोग होते हैं, सुस्त। और दूसरे नंबर पे है प्रेफर टू बी डायरेक्टेड हैज़ नो एम्बिशन। ये जो एक्स वाले हैं, थ्योरी एक्स वाले ही, ये कहता है काम नहीं करते, अगर आप मिल जाए तो उसको अवॉइड करते हैं, पसंद नहीं करते काम को, एवरेज पीपल होते हैं। और ये प्रेफर करते हैं कि इनको डायरेक्शन दी जाए, इन पे हुक्म चलाया जाए। उसके बाद इनकी कोई एम्बिशंस नहीं होती, मतलब जैसे आते हैं खाना खा के काम करके चले जाते हैं, जाके सो के, सुबह उठ के फिर खाना खाया, आके काम किया, चले गए, सो गए, बस ये रूटीन है इनकी। इनको मतलब ना कोई इनमें इनिशिएटिव थिंकिंग है इनके पास, ना कोई क्रिएटिविटी है इनके पास, ना ही ये खुद से कोई इनपुट देते हैं काम में। बस ये चाहते हैं जी हम आए, हमें ऑर्डर मिले, काम करें, पैसे लें, घर जाएं, दैट्स इट। दूसरे नंबर पे है जी थ्योरी वाई, ये हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल के लोग। इनमें कहता है जी इंडिविजुअल जो हैं वो इनपुट देते हैं और पुट करते हैं एफर्ट को काम में, और सेल्फ डायरेक्टेड लोग होते हैं, खुद से भी मतलब डायरेक्शन अपनी निकाल लेते हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे नंबर पे सेल्फ कंट्रोल है। कहता है जी ये बंदे सेल्फ कंट्रोल होता है इनका खुद पे, ठीक है। फिर है एक्सेप्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, इनका पोटेंशियल हाई होता है, और कमिटमेंट इनकी डिपेंड करती है इनके रिवार्ड पे। जितना इनका रिवार्ड अगर आप ज़्यादा सेट करोगे तो ये उनकी कमिटमेंट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कहता है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस थ्योरी की। मतलब जो थ्योरी वाई है ये आप समझ ही गए होंगे, ये ज़रा बेहतर है एक्स से, क्योंकि ये लोग खुद एतमादी होती है इनमें, और ये कमिटेड होते हैं अपने काम के साथ। ठीक है जी, अभी इसकी इम्प्लीकेशन हैं, मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है। बाकी आप एक दफ़ा पढ़ के इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन है जी मैकग्रेगर की थ्योरीज़ की। कहता है जो होता है ना फैक्ट्री का इन्वायरमेंट जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है जी, वहाँ तो कहता है मैनेजर्स एक्सरसाइज करते हैं अपनी अथॉरिटी को, वहाँ जो थ्योरी एक्स है ना अथॉरिटेरियन स्टाइल, कहता है ये सूटेबल है। और दूसरे नंबर पे जहाँ पे मैनेज करना हो मैनेजर्स को या प्रोफेशनल को, जो पढ़े लिखे लोग हैं या मतलब एक प्रोफेशनल हैं, या मैनेजर्स को कंट्रोल करना हो आपने, वहाँ पे कहता है थ्योरी वाई जो है वो सूटेबल है, वो एग्जिस्ट करती है। वेयर एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली मोटिवेटेड हों और मेच्योर हों, वहाँ पे थ्योरी वाई है। ये इसकी इम्प्लीकेशन है बस। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएं आप आगे, हमारे पास आती है जी विलियम ऊची। विलियम ऊची साहब आए, इन्होंने जी थ्योरी जी दी, एक्स वाई दी थी मैकग्रेगर ने, ऊची साहब ने दी जी थ्योरी। ऊची साहब ने क्या किया जी, इन्होंने एक क्वेश्चन रेस हुआ और सोचा इन्होंने कि जापान की जो कंपनीज़ हैं वो यूनाइटेड स्टेट से बेहतर क्यों हैं, और उनकी क्वालिटी क्यों मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, या मतलब एक अच्छा बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, ठीक है जी, लेकिन जापान एक छोटा सा मुल्क होते हुए भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इसने क्या किया, इसने स्टडी किया जापान और यूएस की कंपनीज़ को। अच्छा, इसने स्टडी किया, तो इसने जो स्टडी किया तो फिर इसकी स्टडी के वो रिजल्ट्स थे वो क्या थे। इसने देखा
जापान की जो कंपनीज हैं उनमें मैनेजर का जो ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है वर्कर्स पे। दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है वर्कर्स की टुवर्ड्स कंपनीज, वर्कर्स बहुत वफादार हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तीसरे नंबर पे इसने देखा जी कंपनी आल्सो इन रिवॉर्ड गिव देम लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड लॉयल्टी। अच्छा, इसने कहा जी वो तो पहले नंबर पे क्या जी उसने बताया रिजल्ट, स्टडी का रिजल्ट क्या है, इसने कहा जी जो मैनेजर्स हैं वो ट्रस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ पे। दूसरे नंबर पे कहा जी उस ट्रस्ट के बदले जो एम्प्लॉयज़ हैं लॉयल्टी देते हैं, वफादारी देते हैं कंपनी को। तीसरे नंबर पे कहते हैं उस वफादारी के अगेंस्ट जो कंपनीज हैं वो रिवार्ड देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। रिवार्ड की शक्ल में एक तो कहता है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, कोई रिटायरमेंट का चक्कर नहीं वहाँ पे, जब तक बंदा जिंदा है वो काम करता रहेगा। ठीक है जी, या काम मतलब थोड़ा होता जाएगा उसका लेकिन करता रहेगा। और लॉयल्टी वो ऑर्गेनाइजेशन भी लॉयल्टी देती है अपने जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको। अच्छा, उसने कहा जी मिक्सचर ऑफ बोथ जापान एंड यूएस कैन बी एफिशिएंट फॉर यूएस कंपनी। उसने कहा जी जो यूएस कंपनीज हैं ना ये जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही ये कर सकती हैं अच्छा परफॉर्म। कैसे? अगर आप मिक्सचर कर दो यूएस कंपनीज का और जापान कंपनीज का। अच्छा, अब इसके जो मेन फीचर इसने बताए थ्योरीज के वो क्या थे, इसने कहा जी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आपको चाहिए कि इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। उसके बाद लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से उनका जो एक ट्रस्ट होता है वो डेवलप होता है। जॉब इनसिक्योरिटी जब ख़त्म होती है वो जॉब काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर इसने कहा जी जॉब रोटेशन होनी चाहिए कि मतलब अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है तो उसको आप रोटेट करते जाएं। ठीक है जी, कभी उसको किसी डिपार्टमेंट में भेज दें, कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज दें, जिससे उसका वो बंदा उकताता नहीं है। ठीक है, एक इंजॉय करके काम करता है। फिर कहता है जी प्रमोशन स्लो होनी चाहिए। आप जब फुल टाइम आप लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो प्रमोशन ये ना हो कि आप मतलब हर साल बाद प्रमोट कर रहे हो बंदे को। वो ऐसे तो बंदा 5 साल में चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर बन जाएगा हर बंदे। ठीक है, तो कहता है प्रमोशन स्लो रखो आप। उसके बाद ट्रेनिंग कहता है उनको, ट्रेनिंग कहता है देते जाओ, आप डेवलप करते जाओ उनकी स्किल्स को। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो। ठीक है जी, उसके बाद है जी कंसर्न फॉर वर्कर्स एंड फैमिली, उनकी फैमिली के लिए भी आपको कंसर्न शो करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि उनका ट्रस्ट एक डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीम वर्क, कहता है इंडिविजुअल जो है वो अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसमें। उसके बाद आल्सो एक्सप्लिसिट इनफॉर्मल कंट्रोल भी होना चाहिए। कहता है फॉर्मल तो होता ही होता है सभी का, फॉर्मल कंट्रोल क्या है जी, आप कहते हो कि यूनिफॉर्म पहन के आना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है जी, ऐसे काम करना है, ये है फॉर्मल। कहता है इनफॉर्मल कंट्रोल भी हो, अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप उसको बैठ के उसके पूछें कि क्या हाल चाल है आपका, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, वर्कर्स से पूछें आप। तो जिससे आपका एक इनफॉर्मल एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर सकते हो उसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में है। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जापानीज़ कंपनीज़ की जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है जी, ये वही हैं जो मतलब मैनेजर का ट्रस्ट हो, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी हो, कंपनी आल्सो इन रिवार्ड गिव देम लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट लॉयल्टी होगी। ठीक है जी, उसके बाद है जी कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट। कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट में हमारे पास हैं 3 थ्योरीज, एक कंटीजेंसी है थ्योरी एंड में, और ये 3 हैं पीटर ड्रकर, रोजाबेथ मॉस्केंटा और हेनरी मिंट्सबर्ग। अच्छा जी, इसमें पीटर ड्रकर पहला बंदा है, उसने कहा जी 5 एरियाज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पीटर ड्रकर साहब ने बताया हमें कितने, 5 एरियाज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहा जी उसने सबसे पहले है जी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है मयरिंग, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड देन है डेवलपिंग पीपल, फिर है मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग।